तरीके का फॉर्म हो सकता है। जो डोमेस्टिक वायलेंस किसी फीमेल के साथ होता है वो सारे डोमेस्टिक वायलेंस मेल के साथ भी हो सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस सिर्फ एक शादीशुदा महिला ही अपने हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट नहीं कर सकती, बल्कि कोई भी डॉटर अपने फादर के अगेंस्ट, कोई भी सिस्टर अपने ब्रदर के अगेंस्ट कर सकती है। लेकिन जब पुलिस घर पहुंचती है, उससे पूछती है, तो महिला उस चीज़ को डिनाई कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है खुद के साथ, तो वो हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। कोई भी औरत अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने घर की चार दीवारी में करती है। उसके लिए उसके घर और परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर उसी चार दीवारी में एक महिला को प्रताड़ित किया जाता है, उसको उसके ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो क्या हमारे कानून उसकी मदद के लिए आगे आता है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिंसी जी, जो अकेडमिशियन, लॉयर और फेमिनिस्ट होने के साथ साथ सर्वोदय मानव से मानवता तक फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं। वेलकम अगेन प्रिंसी जी। और बहुत बहुत खुशी होती है आपसे हर बार मिलकर, क्योंकि आप इतनी सारी जानकारियाँ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं हमारे साथ। और आज का जो हमारा एक मुद्दा है डोमेस्टिक वायलेंस, अपने ही घर में जब महिला सुरक्षित नहीं रह जाती है, ये अपने आप में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और इतना खास हो जाता है मुद्दा क्योंकि आज हम कह रहे हैं कि हम कौन सी सदी में चल रहे हैं और कितने महिलाएं आगे बढ़ रही है, लेकिन आज के युग में भी अगर महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसे क्राइम हो रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे समाज के लिए। तो ऐसे में किस तरह के केसेस आते हैं और किस तरह के वायलेंस होते हैं, हम आपसे आज जानना चाहेंगे। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये 2005 में आया, और ये एक्ट ऐसे ही नहीं आया है, एक बहुत लंबी लड़ाई का नतीजा है ये एक्ट। क्योंकि इस एक्ट के आने से पहले अगर किसी भी महिला को प्रताड़ित किया जाता था उसके ससुराल में, तो उसके पास एक रेमेडी थी कि वो सेक्शन 498A में जाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। बट इसको मैं रेमेडी तो बोल रही हूँ, ये कोई रेमेडी नहीं थी, क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस होता है। और हमारे यहाँ जो क्रिमिनल केस होता है सेक्शन 498A, उसमें महिलाओं को कुछ नहीं मिलता है। उसमें सिर्फ इतना होता है कि जो वास्तव में उसको प्रताड़ित कर रहे हैं उनको कोर्ट सज़ा देता है जी। बट अगर ये मानिए कि अगर वो महिला, उसको उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया है जी, तो वो महिला कहाँ जाएगी? या तो वो अपने मायके में जाएगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं बहुत वेलकमिंग नहीं होती हैं ऐसी डॉटर्स के लिए जो अपना घर छोड़ के आती है, जो कि अपने आप में बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है। बहुत सीरियस मुद्दा है, बिल्कुल। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, या फिर वो महिला मान लीजिए खुद से ही अपने मैट्रिमोनियल हाउस में नहीं जाना चाहती, मायके में कोई नहीं है जो उसका हो, उस केस में उसके पास कोई रेमेडी नहीं रह जाती थी कि वो कहाँ जाए। डोमेस्टिक वायलेंस इस एक्ट जो है वो इसी तरह की रेमेडीज़ उनको प्रोवाइड कराता है कि उस महिला को पहली चीज़, अगर उसके ससुराल वाले निकाल देते हैं तो वो रेजिडेंस का ऑर्डर ले सकती है कोर्ट से। दूसरी चीज़, अगर वो नहीं रहना चाहती है वहाँ पर, तो वो अपने हस्बैंड से हस्बैंड से कहलवा सकती है, या कोर्ट उसको ये ऑर्डर दे सकता है कि उसका हस्बैंड उसको अलग रेजिडेंस प्रोवाइड करे। इसके साथ साथ ही अगर वो कहीं भी नहीं जाना चाहती है या वो नहीं कोई रेमेडी चाहती है अपने इन लॉ से या हस्बैंड से, सो उस केस में वो शेल्टर होम के लिए भी अप्लाई कर सकती है और प्रोटेक्शन ऑफिसर को उसको शेल्टर होम प्रोवाइड कराना होगा। सो बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ जो कि पहले इन महिलाओं को नहीं मिलती थी, जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती थी, इस एक्ट के आने के बाद उनको मिलने लगी हैं। ये तो हो गई उनके हक की बात, लेकिन अगर हम हकीकत की बात करें तो क्या वास्तविकता क्या है कि जब महिला के साथ ऐसा कुछ होता है, वो कहीं ना कहीं उसको रिपोर्ट करने जाती है, तो समाज की या कहें कि पुलिस की भी क्या अप्रोच होती है? अगर हम पहले के हिसाब से तुलना करें तो आज के समय में पुलिस के अप्रोच में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले के समय में हम ऐसे केसेस देखा करते थे जहां महिलाएं पुलिस के पास जाती थी और पुलिस उनसे ही एक अलग तरह के सवाल करती थी, उनको ही हर एक चीज़ के लिए गलत ठहराया जाता था और बहुत केसेस में उनकी कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाती थी। परंतु हाँ, आज के समय में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर हम यहाँ की ही बात करते हैं, गुड़गांव की ही बात करते हैं, तो ऑनलाइन भी केसेस रजिस्टर किए जा सकते हैं। पुलिस के पास केस जाके रजिस्टर किए जाते हैं। अलग से महिला थाना बना हुआ है जहाँ पे महिलाएं अपने केसेस जाकर रजिस्टर कराती हैं। और कोर्ट की भी या पुलिस की भी अप्रोच रहती है कि किसी भी तरीके से कंसिलिएशन से, मीडिएशन से आपसी समझौता करा दिया जाए और घर को बसाया जाए। तो हाँ, ये चीज़ है कि हम ये चीज़ अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, हर एक महिला को उसका हक नहीं मिल रहा है, परंतु पहले के हिसाब से आज के समय में चेंजेस बहुत आए हैं। हर एक की अप्रोच इस तरफ बदली है, चेंजेस आए हैं और इसके साथ साथ मिसयूज भी आया है। ये चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगी। मैं अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि
जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आते हैं तो हम ज़्यादातर सुनते हैं कि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे कैसे केसेस आपके पास आते हैं? बिल्कुल जी, ऐसे केसेस होते हैं, बहुत होते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस का मिसयूज़ होता है और ये अपने आप में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है ना, वो उसमें अगर आप बात करते तो वो सिर्फ महिलाओं को ही अधिकार मिलता है, उसमें पुरुषों को अधिकार नहीं है। जबकि आज के समाज में ऐसा नहीं है, कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जो कि प्रताड़ित हैं, लेकिन उनको वो रेमेडी नहीं मिल रही है। अभी हाल ही में एक केस हुआ था, मेरे ख्याल में एक जो शेफ हैं बहुत जाने उन्होंने अपनी वाइफ के अगेंस्ट प्रताड़ना का केस डाला था और शायद डिवोर्स के लिए डाला। उन्होंने वो क्रुएलिटी का ही ग्राउंड लिया था, क्रुएलिटी के ग्राउंड पर ही कोर्ट। तो जब महिला किसी को प्रताड़ित करती है तो उसके क्या रूप होते हैं, किस फॉर्म में प्रताड़ित करती है? हर तरीके का फॉर्म हो सकता है। जो डोमेस्टिक वायलेंस किसी फीमेल के साथ होता है वो सारे डोमेस्टिक वायलेंस मेल के साथ भी हो सकते हैं, बट हाँ, अभी तक इसको लेकर कोई ऐसा लॉ नहीं आया है जो स्पेसिफिकली डील करे। आज भी अगर आप टोटल अगर जो केसेस हैं उनको देखते हैं तो जो रेशो है वो महिलाओं को ज़्यादा है जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू पुरुष। पुरुष बहुत कम है जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बट महिलाओं का रेशो ज़्यादा है। इसी वजह से ये एक जेंडर बेस्ड ऑफेंस बनाया गया है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। बट हाँ, जिस तरीके से कोर्ट इस चीज़ पे को आजकल कंसीडर कर रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी ये एक जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस बन जाए। जी, तो डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात आती है तो किस किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर ही जो सेक्शन 3 है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस की फुल डेफिनेशन दी गई है। जी, किसी भी तरह का फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ और किसी भी तरह का इकोनॉमिक अब्यूज़, ये सारे ही अब्यूजेस डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि फिजिकल अब्यूज़ की कैटेगरी में क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। उसको बड़ा वाइड डेफिनेशन दी है। किसी भी महिला को स्लैप करना, उसको हिट करना, उसको किसी भी इस तरह का बॉडीली पेन देना जिससे उसकी लाइफ को, उसके लिम्स को, उसकी हेल्थ को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है या पहुंच सकता है, वो सब फिजिकल अब्यूज़ की डेफिनेशन में आते हैं। इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फोर्स यूज़ करना, ये सब कैटेगरी आती हैं। जहाँ हम बात करते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ की, तो वहाँ पर किसी भी हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ फोर्सफुल रिलेशन मेंटेन करना, अपनी वाइफ को कुछ भी ऐसा कंटेंट दिखाना जो वो नहीं देखना चाह रही है, उसको ह्यूमिलिएट करना, कोई भी ऐसी चीज़ करना जो किसी महिला की मॉडेस्टी को इफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर आती हैं। वर्बल अब्यूज़ की डेफिनेशन, वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ की डेफिनेशन भी दी हुई है। किसी भी महिला को उसके साथ गलत तरीके से बात करना, उसको गालियाँ देना, उसको इस चीज़ को लेकर के कोसना या कुछ भी ऐसा कहना कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं या तुम्हारे कोई मेल ऑफस्प्रिंग नहीं है, या अगर वो दहेज कम लेकर के आई है उस चीज़ को लेकर के उसको प्रताड़ित करना, उसको कुछ ऐसी बातें करना, उसको इंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें ही वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ के अंदर आती है। जी, इसके अलावा इकोनॉमिक अब्यूज़, किसी भी महिला को अगर पैसे, रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, उसकी मेडिसिन हैं, वो सब नहीं दी जा रही हैं। घर के अंदर जिन चीज़ों को वो यूज़ करना चाह रही है, जो चीज़ें रखी है जिनको उसको यूज़ करने का राइट है उस मैट्रिमोनियल हाउस में, उसको नहीं यूज़ करने दिया जा रहा है। वो बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं करने दिया जा रहा है, प्रॉपर्टी है, उसकी ज्वेलरी है, स्त्री धन है, वो सब नहीं यूज़ करने दिया जा रहा है। तो ये सब भी आता है। हाँ जी, अगर किसी को जॉब करने से भी रोका जाता है किसी महिला को, तो वो भी एक तरह से इकोनॉमिक अब्यूज़ की डेफिनेशन में आता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो महिलाओं को ये सब अपने अधिकार पता ही नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा है कि लोअर मिडिल क्लास में क्या होता है, जब खास तौर पर महिलाएं गर्भवती है या कुछ है तो उनकी हेल्थ को इतना इग्नोर किया जाता है, उनको रोका जाता है। हाँ, अपना ध्यान रखने से। कई बार ऐसे केसेस देखे, तो ऐसे भी केस बनते हैं। बिल्कुल, अगर प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी जा रही है, उसको प्रॉपर टाइमली आप डॉक्टर के नहीं लेके जा रहे हैं, वो कह रही है, उसके बाद भी आप नहीं लेके जा रहे हैं, तो वो सब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस की ही डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। मतलब परिवार का ये एक फर्ज बन जाता है कि अगर कोई महिला आपके घर में आ रही है शादी करके, तो उसको वो एक एनवायरनमेंट दिया जाए जहां वो ढंग से, अच्छे से बाकी मेंबर्स की तरह रह सके, खुशी खुशी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब डॉक्टर प्रिंसी, आपसे जानना चाहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अक्सर क्या किसी घर में बहू के साथ ही होते हैं या अपने ही घर में बेटियों के साथ भी होते हैं? ये बहुत अच्छी चीज़ है इस लॉ की कि इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का दायरा जो है, जो लोग उसके अंदर एग्रीव्ड वुमेन जिसको हम कहते हैं, उसका दायरा बहुत बड़ा रखा है।
डोमेस्टिक वायलेंस का केस सिर्फ एक शादीशुदा महिला ही अपने हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट नहीं कर सकती, बल्कि कोई भी डॉटर अपने फादर के अगेंस्ट, कोई भी सिस्टर अपने ब्रदर के अगेंस्ट कर सकती है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जो रिलेशनशिप होगा वो डोमेस्टिक इन नेचर होना चाहिए। कोई भी घरेलू रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशन जिसको हम कहते हैं, अगर वो है तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया जा सकता है, चाहे वो एक बेटी हो, चाहे वो एक बहू हो, चाहे वो पत्नी हो या फिर वो बहन हो। आमतौर पर क्योंकि ये देखा गया है कि जब आपके भाई की शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक वाइफ को सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर कुछ ऐसा आपको इनडायरेक्टली या होता है ना मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप ऐसे में अपने मतलब भाई के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आमतौर पर अगर हम हकीकत की बात करें तो वाकई क्या ऐसे लड़कियां खुलकर सामने आती हैं? कुछ केसेस रिसेंटली आए हैं ऐसे, पहले ऐसा कोई केस आता नहीं था यूजुअली, बट हाँ अब ऐसे केसेस देखे गए हैं। बट मेनली ये केस उस सिचुएशन में देखे गए हैं जहाँ पे लड़की किसी से शादी करना चाह रही है। अच्छा। और पेरेंट्स या भाई उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर लड़कियाँ ये चीज़ यूज़ कर रही हैं कि अपने भाई के अगेंस्ट, अपने फादर के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फाइल कर रहे हैं। पूरी तरीके से हम गलत तो नहीं कह सकते, क्योंकि कानून में ये भी एक प्रावधान है और ये भी एक वायलेंस है, क्योंकि राइट टू मैरिज जो है ये हर एक इंसान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि राइट टू लाइफ के अंडर ही आता है। बट हाँ, सामाजिक परिवेश में मिसयूज भी है और यूसेज भी है। अब डॉक्टर प्रिंसी आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में महिला जो है वो प्रताड़ित हो रही है, तो उसका जो मेंटल स्टेट होता है वो डरी हुई होती है, शारीरिक रूप से हो सकता है उतनी सक्षम ना हो कि अपने लिए आवाज उठा सके। तो ऐसे में कोई और व्यक्ति जो कि ये सब देख रहा है, विटनेस कर रहा है, वो भी महिला के बिहाफ पर कंप्लेंट कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये चैनल के माध्यम से मैं आप सब लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 4 में ये क्लियर प्रोविजन है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी देखता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या होने की संभावना है, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को जाकर के, पुलिस को जाकर के इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और अगर कल को वो चीज़ क्लियर नहीं होती, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि जैसे महिलाएं हैं उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस घर के अंदर होता है, लेकिन जब पुलिस घर पहुंचती है, उससे पूछती है, तो महिला उस चीज़ को डिनाई कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर चोट भी लगी होती है तो बहुत बार हमने देखा है महिला बोलती है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, हाँ, कि मैं तो गिर गई थी इसलिए चोट लग गई, या मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी। तो ऐसे केस में जिस व्यक्ति ने उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी होती है वो डरता है कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए, या कई बार उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर दी जाती है। तो सेक्शन 4 क्लियरली कहता है अगर आपने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपने गुड फेथ में दी है तो आपके ऊपर उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे आगे जाकर वो महिला इस चीज को डिनाई ही ना कर दे। अभी हमने जाना कि महिलाओं को या बेटियों को किस किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और उनके क्या हक हैं, लेकिन अब हम डॉक्टर प्रिंसी से समझना चाहेंगे कि जब महिला फैसला कर लेती है कि मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो क्या क्या प्रावधान हमारे पास हैं? सो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत बहुत से ऑर्डर्स हैं जो कोई महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर, मजिस्ट्रेट से ले सकती है। सबसे पहला इसमें जो ऑर्डर है वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसको डोमेस्टिक वायलेंस उसके ऊपर हो रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, मैजिस्ट्रेट सबसे पहले विद इमीडिएट इफेक्ट ये ऑर्डर देंगे हस्बैंड या उसकी फैमिली या जो भी जिसके अगेंस्ट भी उसने कंप्लेंट की है कि आप इमीडिएट इफेक्ट से इसके ऊपर ये वायलेंस रोक दे। दूसरा, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हस्बैंड है या कोई भी जिसके अगेंस्ट केस किया गया है, रिस्पोंडेंट वर्ड मैं यूज़ करना चाहूँगी, रिस्पोंडेंट ऑफिस में जाकर जहाँ महिला काम करती है उस जगह जाकर के तमाशा क्रिएट करते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर में ये भी कहा जा सकता है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते। और अगर महिला उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहती है तो प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्लियर कोर्ट कह सकता है कि आप एग्रीव्ड वुमेन के साथ, आप एप्लीकेंट के साथ ना तो वीडियो कॉल करेंगे, ना कॉल करेंगे, ना उसको पर्सनली मिलेंगे, ना कोई चैट करेंगे, ना एसएमएस, ना मेल करेंगे। पूरी तरीके से जो है उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसको किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन से रोका जा सकता है। साथ ही उसके साथ जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं महिला को, उनके साथ भी कुछ गलत नहीं हो, इसके लिए भी प्रोटेक्शन ऑर्डर आ सकता है। ये पहला है। इसके बाद हम बात करते हैं रेजिडेंस ऑर्डर। अगर महिला को अपने ही मैट्रिमोनियल हाउस में रहना है तो उसके लिए कोर्ट उसको रेजिडेंशियल ऑर्डर पास कराता है, जिसमें वो महिला अपने ही घर में रह सकती है, जहाँ जो उसका मैट्रिमोनियल हाउस है, उसके पति का घर जहाँ पर वो रह रही थी, वो वहाँ पर रह सकती है, वहाँ से उसको कोई नहीं निकाल सकता। हालांकि कुछ केसेस में कोर्ट ये ज़रूर कर सकता है कि वो पति को बोले कि आप यहाँ से अलग जाके रहें, क्योंकि ये महिला आपके साथ रहेगी तो बहुत हमें इस चीज़ का डर है कि आप उसके अगेंस्ट वायलेंस करेंगे, कोई क्राइम कमिट करेंगे। तो ये तो बहुत खूबसूरत कानून बनाया हुआ है। जी,
जी बिल्कुल, सेफ्टी अगर आपको इंश्योर करनी है। हाँ बिल्कुल, सेफ्टी के लिए। तो ये मतलब आमतौर पर क्या होता है कि अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो उस कमरे को वेकेट करना पड़ेगा या उस घर से ही आपको जाना पड़ेगा? वो डिपेंड करता है केस टू केस सिचुएशन के हिसाब से। बहुत से केसेस में कोर्ट ये भी रेजिडेंस ऑर्डर दे सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में वुमेन रह रही है, महिला रह रही है, यहाँ पर ना हस्बैंड ना इन लॉज कोई भी इस एरिया में आकर उसको इसके पीस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ केसेस में कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि हस्बैंड घर से बाहर नहीं चला जाएगा, बट हाँ अगर रिस्पोंडेंट में कोई भी महिला है, हस्बैंड के घर की कोई भी महिला है, जैसे मदर है कोई, उनको निकालने का ऑर्डर कोर्ट नहीं दे सकता है। अगर कुछ केसेस में महिला कहती है मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मुझे इन सब से रिस्क है, सो उस केस में अगर कोर्ट को लगता है कि वास्तव में उसको रिस्क है तो कोर्ट उस महिला के लिए हस्बैंड को बोल सकता है कि आप उसको दूसरा घर लेके देंगे और वही सारी सुविधाएं जो यहाँ इसको मिल रही हैं वो सारी सुविधाएं आप उसको वहाँ भी प्रोवाइड कराएंगे। ये होता है उसके मतलब एक्सपेंसेस वो हस्बैंड को बेयर करने। हाँ जी बिल्कुल, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे हस्बैंड को बेयर करने होंगे। तीसरे केस में वो अगर बच्चों की कस्टडी है तो कोर्ट उनको बच्चों की एंट्रीम कस्टडी भी जो है वो मदर को दे सकता है, वो ऑर्डर भी ले सकती है, मॉनेटरी कंपनसेशन भी ले सकती है, मॉनेटरी ऑर्डर भी ले सकती है। अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है खुद के साथ तो वो हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसके साथ साथ अगर उसका कोई लॉस हुआ है, जॉब का लॉस हुआ है या उसको कोई चोट आई है, मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, तो वो सारे क्लेम भी वो अपने हस्बैंड से या जो भी रिस्पोंडेंट है उनसे ले सकती है। आमतौर पर इसमें ये भी देखा गया है कि बच्चों को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जाता है कि माँ के अगेंस्ट उनको तैयार कर दिया जाता है, तो ऐसे में माँ क्या कर सकती है? ऐसे केस में भी माँ ऑर्डर ले सकती है। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि वो अपनी कस्टडी का ऑर्डर ले, अपने बच्चों की कस्टडी अपने पास रखे और एंट्रीम ऑर्डर कोर्ट देता है। जैसे केस फाइल होता है शुरू में ही कोर्ट पहले एंट्रीम ऑर्डर्स को निपटाता है सो दैट इमीडिएट रिलीफ एक महिला को मिल सके, तो महिला अपने बच्चों की कस्टडी ले सकती है। और कोई भी बच्चे अगर वो 5 साल से छोटे हैं तो यूजुअली उसकी कस्टडी मदर के पास ही जाती है। तो अब जब एक महिला ने ठान लिया है कि उसको अपने खिलाफ जो हो रहे हैं अत्याचार उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो वो किसके पास जाकर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकती है? तो देखिए इसमें 3 तरह के कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बनता है जी। एक तो जहाँ पर महिला रह रही है, चाहे वो टेम्परेरी रह रही है, परमानेंट रह रही है या जहाँ पर वो काम कर रही है। एक जहाँ पर जिसके खिलाफ कंप्लेंट करानी है, जो रिस्पोंडेंट है वो रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, चाहे वो टेम्परेरी या परमानेंट, या फिर जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन मतलब जहाँ पर वो वायलेंस कमिट किया गया है जी। तो जहाँ पर भी वायलेंस कमिट किया जाएगा, इन तीनों जगहों में से कहीं पे भी आप केस फाइल कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है मैं थोड़ा सा वो भी बताऊंगी इसके साथ साथ कि अगर किसी भी महिला के साथ कुछ ऐसा होता है डोमेस्टिक वायलेंस, तो या तो वो पुलिस के पास जा सकती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकती है, या फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास भी डायरेक्टली जा सकती है। इसके अलावा कुछ एजेंसीज भी होती हैं, जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस वगैरह हैं, उनके पास भी जा सकती है। सो वो जो एजेंसीज हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस, वो एक डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट बनाएंगे। जब वो कंप्लेंट करेगी उसके बेसिस पर वो एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें वो सब कुछ उससे उसके हस्बैंड को बुलाकर सब कुछ पूछेंगे और वो सारी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके मैजिस्ट्रेट के पास उसको लेकर के जमा कराएंगे। सो जब वो मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जाएगी उसके बाद मैजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को बुलाते हैं और पहले कोशिश यही करते हैं कि आपस में मीडिएशन के थ्रू, कंसिलेशन के थ्रू जो मामला है वो सुलझ जाए और एक घर बसा का बसा रहे। दो ये कोई डाइवोर्स की प्रोसीडिंग नहीं है, कुछ ऑर्डर्स की हैं, बट पहली कोशिश इसमें भी यही होती है कि वो घर को बसा सके, कंसिलेशन करें। साथ के साथ अगर कोई एंट्रीम ऑर्डर पास करना ज़रूरी होता है तो वो एंट्रीम ऑर्डर, चाहे वो बच्चों की कस्टडी का है, प्रोटेक्शन ऑर्डर है, जो भी अभी मैंने आपको बताया, कोर्ट वो सारे ऑर्डर्स पास कर देता है। बट अगर कंसिलेशन फेल हो जाता है तो उस केस में वो प्रॉपर केस चलता है जिसमें पहले जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके विटनेसेस लिए जाते हैं, उसके बाद जो रिस्पोंडेंट है उसके विटनेसेस लिए जाते हैं, उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में दोनों ही पक्ष के जो वकील हैं वो अपने अपने पक्ष रखते हैं और उसके बाद फाइनल कोर्ट जो है इसमें अपना जजमेंट देता है। सो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। डॉक्टर प्रिंसी, आपने कहा कि मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकती है, तो कौन से मजिस्ट्रेट है जिनको आप अप्रोच कर सकते हो? सो इसमें मैजिस्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो केसेस यूजुअली फैमिली कोर्ट में जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिन्होंने अपने स्पेशल कोर्ट्स बनाए हुए हैं, तो केसेस वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट ने उसको लेकर के क्या प्रोसीजर यूज़ किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली केसेस जाते हैं। अगर महिला किसी ऐसी संस्था को नहीं जानती है, जैसे आपने एनजीओज की बात करी, तो क्या महिला आयोग को भी आप अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है उस कंप्लेंट की कॉपी जो भी जुरिस्डिक्शन बनेगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर भेजेगा, वहाँ के पुलिस के पास भेजेगा और उनसे उस पर
पूछेगा कि आपने इस पर क्या वर्क किया है, या फिर हमारे पास एक कंप्लेंट आई है, आप इसकी रिपोर्ट हमें दीजिए। उसके बाद वही जो DIR वगैरह है वो सारा पुलिस को वहाँ पर भी भेजना होगा। वेल दैट वाज रियली रियली वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत कम औरतें ऐसी हैं जो वाकई में अपने हक के लिए बात करती हैं, या फिर किसी ने भी जब भी आवाज़ उठाई है तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी ने महिला को ही पलट कर उस पर कीचड़ उछाली है या सवाल किए हैं। बिल्कुल। तो ये इन्फॉर्मेशन आई होप कि आप सभी के लिए बहुत बहुत काम की निकले। और तो अगर आपके भी डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। हम हमारे लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिंसी जी से ज़रूर पूछेंगे आपके सवालों के जवाब। तो अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो ज़रूर हमसे जुड़ें, और ऐसे तमाम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रिंसी।